So in this video we'll talk about the Compensation Workmen Act of 1923. So इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन अगर देखें तो सबसे पहले 1921 में आता है. तो कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी है काफ़ी बढ़ती जा रही है, एंड मशीनरी एंड वर्कमैन का डेंजर भी बढ़ता जा रहा है, एंड पॉवर्टी भी वर्कमैन की चली रही है. कम्पिटिटिव पॉवर्टी तो रही है वर्कमैन की, एंड इसलिए एडवाइजेबल है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम हार्डशिप, फ्रॉम द एक्सीडेंट. अगर एक्सीडेंट होता है तो उस हार्डशिप से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वर्कमैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे अपने आप बाहर निकल पाए. तो डिटेल एग्जामिनेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लोकल गवर्नमेंट ने 1921 में, कि कैसे हम कंपेंसेशन दें, एंड जनरल इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई 1921 में. तो इन्होंने एडवाइस किया लेजिस्लेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ने बोला, एंड एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन ने भी बोला कि पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हमें फेवर, ठीक है, लेजिस्लेशन के फेवर में ओपिनियन थी उस टाइम कि ऐसा कोई लेजिस्लेशन आना चाहिए कि अगर वर्कर को कोई नुकसान होता है वाइल ही इज़ वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन देन ही कैन बी कंपनसेटेड. तो 1922 में कमिटी कन्वीन की जाती है टू कंसिडर क्वेश्चन. तो न्यूमरस रिप्लाईज आते, ओपिनियंस आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटीज़ के, तो वो लेजिस्लेशन के फेवर में बोलते हैं. तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर्कमैन कंपनसेशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेचर में. इससे पहले, ठीक है, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 से पहले एक इंडियन फेटल एक्सीडेंट 1885 का था. बहुत ही रेयर केसेस में, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लेम मिल पाते थे, कुछ डैमेजेस मिल पाते थे. तो रेयरली किसी एम्प्लॉयज़ की हेल्प का था ये इंडियन फेटल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ 1885 का, कोई ज़्यादा काम का नहीं था. तो इसलिए आता है एक्ट ऑफ 1923. तो वर्कमैन कंपनसेशन बिल पास हो जाता है 1923 में, ये एक्ट बन जाता है 1924 में. तो नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. तो वेल सेटल एक्ट का है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वेलफेयर लेजिस्लेशन प्रोवाइड करेगा. तो इंटेंशन क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उसको इंश्योरर बनाया जाए वर्कमैन का, ठीक है. मतलब इंश्योरर मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो काम दे रहा है वो इंश्योरर होगा, ठीक है. अगर लॉस हो जाता है इंजरीज या डेथ की वजह से तो कौन देगा पैसे? एम्प्लॉयर देगा. एंड इसमें दो डिस्टिंक्ट प्रपोजल रखे गए कि चैप्टर 2 में मॉडिफिकेशन में बनाए गए इन द ऑर्डिनरी सिविल लॉ अफेक्टिंग द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द डैमेजेस इन रिस्पेक्ट टू द इंजरीज सस्टेन्ड बाय द वर्कमैन. तो अगर कुछ भी काम करते टाइम अगर कुछ भी लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो सिविल लॉ, ये ऑर्डिनरी सिविल लॉ में बनाया गया है. एंड दिस क्लॉज विल ऑपरेट ओनली इन द एक्शन बिफोर ऑर्डिनरी सिविल कोड, और सिर्फ ऑर्डिनरी सिविल कोड के पास आप जा सकते हैं, ठीक है. तो एक तो प्रपोजल ये है कि ऑर्डिनरी सिविल कोड में, और मेन पार्ट ऑफ द बिल इसलिए बोला वर्कमैन कंपनसेशन एंड सेटअप स्पेशल मशीनरी टू डील विद द क्लेम्स. उन्होंने बोला ऑर्डिनरी जो सिविल कोड है, ऑलरेडी जो कोर्ट्स हैं उन्हीं में आप जाके क्लेम कंप्लेन कर दो. दूसरा ये था कि ऐसा स्पेशल मशीनरी बनाई जाए, अगर इसमें क्लेम निकालना तो अलग से कोर्ट्स बनाए जाए, अलग से मशीनरी बनाई जाए टू डील विद द क्लेम्स अंडर दिस कैटेगरी. तो दो प्रपोजल थे. एक प्रपोजल ने बोला कि हमें अभी जो ऑलरेडी सिविल कोर्ट्स हैं उन्हीं कोर्ट्स में करना चाहिए, सिविल लॉ बनाना चाहिए. दूसरे ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल मशीनरी बनानी चाहिए इस एक्ट में क्लेम को एड्रेस करने के लिए. तो इसमें एक्ट में मैकेनिज्म प्रोवाइड किया रिलीफ टू द विक्टिम, और जो वर्क कनेक्टेड इंजरीज अगर होती है तो उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा. कॉस्ट जो भी होगी वो एम्प्लॉयर पे होगी. एम्प्लॉयर कॉस्ट कहाँ से निकालेगा? कस्टमर से निकालेगा, ठीक है. तो जो कस्टमर है उनसे ज़्यादा पैसे इटेगा, एंड फिर जो भी विक्टिम है, जो भी वर्कर को जो भी नुकसान हुआ उसको कंपनसेशन कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा. ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का? कि पेमेंट कंपनसेशन करना अगर हजार्डस, जो भी एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो भी हजार्ड हुआ है, वर्कर को जो भी नुकसान हुआ है उसमें कंपनसेशन प्रोवाइड करना. 7 ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्लिगेशन डालना एम्प्लॉयर्स पे कि कंपनसेशन पे करें प्रॉब्लमेटिक टाइम्स पे, और डेथ हो जाए अगर तो उनके डिपेंडेंट्स को पैसे दिए जाए जो कंपनसेशन के पैसे हैं. अल्टीमेटली जो इंडस्ट्री है उसको एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर प्लेस बनाया जाए और वर्कर्स का डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए. एप्लीकेबिलिटी देखें तो माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, एस्टैब्लिशमेंट, ऑयल फील्ड, जहाँ पे वर्कर्स को दिक्कत होती है वो सारे इंक्लूड किए गए हैं. एंड किसमें? अंडर द शेड्यूल सेकेंड एस्टैब्लिशमेंट, जो शेड्यूल सेकेंड ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल सेकेंड में सारी इंडस्ट्री लगी है उनमें अप्लाई होता है. एंड इवन जो पर्सन जो बाहर काम कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, उन पे भी अप्लाई करता है. तो भी याद रखना है कि इंडिया एज वेल एज इंडिया के आउटसाइड भी ये एक्ट अप्लाई करता है. तो इट्स अप्लाइज ऑन द पर्सन हु आर वर्किंग अब्रॉड आउटसाइड इंडिया. तो अप्लाइज टू द पर्सन जो मैकेनिक है या हेल्पर है, ड्राइवर है, उस पर भी अप्लाई करते हैं. तो मैकेनिक, हेल्पर या ड्राइवर, और उसका भी अगर मोटर व्हीकल्स में कुछ नुकसान हो जाता है तो उसको भी प्रोवाइड करेगा. और इवन क्रू ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो क्रू होते हैं एयरक्राफ्ट के, जो मेंबर्स होते हैं, कैप्टन होते हैं, उन पर भी अप्लाई होता है. लेकिन आर्म फोर्सेस के मेंबर के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है. और जो ऑलरेडी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट्स के अंडर कवर है उन पे अप्लाई नहीं होता. किस पे अप्लाई नहीं होता? आर्म फोर्सेस पे. ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कवर्ड है उन पे अप्लाई नहीं होता.
एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी देखें तो उनको इंजरी बाय एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंट, या डिसीज़ हो जाती है ऑक्यूपेशन में, फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस हो जाता है, तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होगी, उसे पे करना पड़ेगा। तो केसेस, ठीक है, जहाँ पे आप इंजरी या डैमेज में पे नहीं कर रहे हो, एंड डज नॉट लीड टू सेमी और टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कर ऑफ द पीरियड एक्सीडिंग 3 days. Cases where they do not have to pay, in the case of injury or damage which does not lead to semi or total disablement of the worker for a period exceeding 3 days. मतलब उनमें पे करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे डिसेबलमेंट या सेमी डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा की नहीं है। एंड इन द केस ऑफ द इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है, जिसमें टोटली डेथ नहीं होती है, ठीक है, और कुछ सर्कमस्टेंसेज में अप्लाई नहीं होगा कि जब कोई ड्रग्स या ये ड्रिंक करके काम कर रहा हो तो उसके लगेगी डेलिबरेटली कोई रूल नहीं मान रहा हो, ठीक है, जैसे सेफ्टी उसकी यहाँ पर हो रही है कि रूल है कि ग्लव्स पहन के करो, लेकिन ग्लव्स पहन के काम नहीं करेंगे। फिर अगर डिवाइसेस उन्होंने बोला कि हेलमेट लगाओ, ग्लव्स लगाओ, ठीक है, अगर नहीं लगा रहे तो उन सब केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर मेन प्रोविज़न अगर एक्ट के देखो डिसेबलमेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है डिसेबलमेंट। अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी चली जाती है, तो उसमें टोटल, पार्शियल, परमानेंट, टेम्परेरी, 4 टाइप के डिसेबलमेंट है, टोटल, पार्शियल, परमानेंट, टेम्परेरी। टोटल कंप्लीटली तेरे पार्शियल मतलब एक हाथ पर चला जाए, टोटल मतलब पूरी तरह से डिसेबल हो गए। परमानेंट कि हमेशा ही के लिए, टेम्परेरी मतलब 1-2 साल के लिए या कुछ महीने के लिए। डिपेंडेंट, ठीक है, अगर वर्कर मर जाता है तो डिपेंडेंट को मिलेगा, तो उसका विडो या माइनर सन, अनमैरिड लेजिस्लेटिव डॉटर को, ठीक है, जो भी उसकी लीगल डॉटर है, विडोड मदर या जो दूसरे डिपेंडेंट है, सबका इंक्लूड किया गया, तो डिपेंडेंट को दिया जाएगा। कंपनसेशन देखें तो मिनिमम रेट्स अगर देखें तो टोटल डिसेबलमेंट और डेथ का कितना है 1.4 लाख एंड 1.2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो मिनिमम रेट्स कितने रखे गए हैं, अगर डिसेबलमेंट हो जाता तो ज़्यादा रुपये मिलेंगे, 1.4 लाख मिलेगा। अगर डेथ हो जाती तो कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि डेथ होगी तो पर्सन रहा ही नहीं, तो डिपेंडेंट को कम पैसे मिलेंगे 1.2। अगर डिसेबलमेंट हो जाती है टोटल तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो 1.4 लाख। और मिनिमम कंपनसेशन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पीटीडी में 5, ठीक है, मिनिमम तो इतना मिलेगा, मैक्सिमम 5.48 लाख है डिसेबलमेंट के केस में, डेथ के केस में 4.56 लाख। तो डेथ के केस में कम मिल रहा है, डिसेबलमेंट के केस में ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि डिसेबल रहेंगे मतलब इंसान जिंदा है तो ज़्यादा पैसा चाहिए। तो कैलकुलेट जब करेंगे फॉर द डेट ऑफ मंथली वेजेस कंसिडर किया है 1000 रुपीज़। जब कंपनसेशन देखोगे तो मंथली वेजेस 1000 रुपीज़ के हिसाब से किया देखा जाएगा। पार्शियल अगर डिसेबलमेंट हुई तो प्रपोर्शनेट ऑफ द परसेंटेज लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी। सपोज 70% कैपेसिटी चलेगी अर्निंग की तो 70% मिलेगा। तो अगर पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो जितना डिसेबलमेंट हुआ है उतने ही प्रपोर्शनेट उसको पैसा मिलेगा। टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट के केस में उसे 25% ऑफ मंथली वेजेस मिलेंगे, हाफ ऑफ द मंथली वेजेस, और सम इक्वल टू 25% ऑफ द मंथली वेजेस, ठीक है। टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट हो जाता है तो कंपनसेशन कितना मिलेगा, या तो हाफ द मंथली पेमेंट, हाफ तो मतलब 50% ऑफ मंथली पेमेंट, और सम इक्विवेलेंट टू द 25% ऑफ द मंथली वेजेस। इन दोनों में से कोई मिल सकता है, या हाफ ऑफ द मंथली पेमेंट एंड इन द सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ मंथली वेज इन द केस ऑफ टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखें, एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये बताइए। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है कि वो कंपनसेशन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनसेशन कमिश्नर क्या करेगा, कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। तो कमिश्नर जो होगा, कंपनसेशन कमिश्नर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होगी। कोई सिविल कोर्ट जो भी कमिश्नर जो भी बोलेगा, कोई भी सिविल कोर्ट इस पर इंक्वायर नहीं कर सकता, किसी की भी जुडिक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन कमिश्नर ने जो बोल दिया वही होगा फाइनली, कोई भी सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल लेबर ऑफिसर, उसको कंपनसेशन कमिश्नर बनाया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लेबर ऑफिसर है, इट विल एक्ट एज अ कंपनसेशन कमिश्नर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25A, कमिश्नर हैज़ टू डिस्पोज जो भी एक्ट होगा उसको 3 मंथ में डिस्पोज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता जा रहा है केस। 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनसेशन कमिश्नर को डिस्पोज करना पड़ेगा केस, पावर देके। तो अगर डेथ हो जाती है तो अमाउंट जो भी देगा, ठीक है, तो पहले कंपनी को कंपनसेशन कमिश्नर को देना पड़ेगा, एंड फिर जो कंपनसेशन कमिश्नर है बोनाफाइड जो भी होगा उसको देगा। डायरेक्ट पेमेंट पॉसिबल नहीं है, नहीं तो कई बार कंपनी देती नहीं थी, तो अब कंपनसेशन कमिश्नर के होके जाएगा तो इंश्योर रहेंगे। और शॉर्ट आउट और डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज अबाउट द कंपनसेशन, और जो भी डिस्प्यूट होगा कंपनसेशन रिलेटेड वो सॉर्ट आउट करवाएगा। तो काफ़ी पावर है कमिश्नर के पास, कंपनसेशन कमिश्नर के पास। और अगर कोई डिले करता है एम्प्लॉयर तो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा जो भी नहीं दिया उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट लगता जाएगा। और फिर इसमें क्या है, क्वेश्चन हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है। तो इस कोर्ट में कंपनसेशन कमिश्नर के बाद इसके बाद कौन से कोर्ट पे जा सकते हो, कंपनसेशन कमिश्नर के बाद हाई कोर्ट पे जा सकते हो। तो सुपीरियर कोर्ट कहाँ है, यहाँ पे हाई कोर्ट।
और ये एक्ट ऑल इंडिया लगेगा, हर जगह लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगेगा क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर हट गया है, आर्टिकल 360 हट गया है। तो ऑल द परमानेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो वेज सीलिंग हटा दी है। पहले तो वेज सीलिंग थी अर्ली अप टू द 1000 रुपीज़ 1984 तक थी, अब वेज सीलिंग हटा दी, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वेज कितना भी हो सब पे अप्लाई होगा, तो और परमानेंट एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होगा। रखना, याद रखना है परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। पावर किसके पास है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इम्प्लीमेंट करने की हमने देखा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो अपॉइंट करेंगे कंपनसेशन कमिश्नर। मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसमें पूरा पे किया जाएगा, जो भी इकोनॉमिक लॉस हो इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी ये खर्चा होगा हॉस्पिटल में वो सब देंगे। और ILO लिस्ट निकालती रहती है डिसीज़ की, उनको भी बाद में देखा जाता था, जैसे ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है जो काम करते टाइम होती है, उन सबको भी बार बार एक्ट में इंक्लूड करा जा सकता है।